ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक शुरू करेंगे आज अपना यहाँ पर नया। बेटा कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? टॉपिक रहेगा बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जी याद है मुझे, बाद में कर लेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। जितने ये हमारा थर्ड चैप्टर है हम जो शुरू कर रहे हैं, तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको। बीआरएस से भी मिलेगा, इन्वेंट्री से भी मिलेगा और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहां से भी मिलेगा। सर स्टडी मटेरियल में तो इस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। स्टडी मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी चैप्टर विद द नेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वहां एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसी में लास्ट में सेगमेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो खैर आपको कुछ नहीं करना, मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये कोर्स में है। डू नॉट गेट मिसगाइडेड कि सर स्टडी मटेरियल में तो इस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है वहां पर चैप्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक, और एग्जाम में मैंने बता ही दिया आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। और सबसे बढ़िया बात जानते हो क्या है बेटा? बेटा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात एज सच यहां पर नहीं है। ठीक, बेहद आसान सा एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें तो ये बताइए सबसे पहले, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर अकाउंटिंग की एज अ प्रोसेस, तो जरा बताना बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग करने में? अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग में? बेटा जनरल एंट्रियां पास करना है कि नहीं है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेजर में इसकी पोस्टिंग करना। अच्छा, लेजर पोस्टिंग के बाद अगला काम क्या होगा? अगला स्टेप होता है बैलेंसिंग। ये जो लेजर में अकाउंट्स बने हुए हैं उनकी बैलेंसिंग करना। ठीक, और फिर क्या करिएगा? इन बैलेंसेस की मदद से टू प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस। इतनी बात तो ठीक है। और फिर ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड द बैलेंस शीट। ये होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस एज अ होल। अब जब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है आप चाहे मैन्युअली कर रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई गलती आपसे हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के। बताओ बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए थी? What is the correct entry which is required to be passed? बोलो बेटा फटाफट से। मान लेते हैं एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। पार्टी का नाम लिख दिया मैंने 10,000। बेटा ठीक है, क्या है ये? दिस इज द करेक्ट एंट्री। जब हमने परचेजेस की एक्स से 10,000 की तो दिस इज द एंट्री विच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। मैंने मुंशी जी से कहा, मैंने कहा मुंशी जी हमने माल परचेज किया है
कृपया करके एंट्री कर लीजिए। मुंशी जी ने कहा जी किससे परचेज किया? मैंने कहा जी एक्स से खरीदा था, कृपया करके एंट्री कर लीजिए। मुंशी जी कह रहे हैं अच्छा कितने का खरीदा था? मैंने कहा जी 10,000 का। अब बेटा मुंशी थोड़ा ऊंचा सुनते थे और ना 10 उनके कान तक पहुंची ही नहीं, यानी मुंशी जी ने क्या एंट्री कर दी? बोलो बेटा, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री विच हैज एक्चुअली बीन पास्ड? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने से कर दिया बेटा? 1000। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एरर। क्या कहेंगे इसे? अकाउंटिंग करते वक्त गलती हो गई, हो सकती है ना गलती ये। सिमिलरली क्या हुआ, हमने क्या किया, इस बार हमने वेजेस पे की मैंने कैश में 500 रुपए की। बताओ जरा क्या एंट्री होनी चाहिए थी? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री विच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड? बोलो बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500। मैंने फिर से कहा मुंशी जी से, मुंशी जी वेजेस पे की हैं कुछ वर्कर्स को नकद में, कृपया करके एंट्री कर लीजिए। मुंशी जी ने कहा सर कितने की? मैंने कहा 500। अब बेटा मुंशी जी ने कहा मेरे पास एक आध जीरो कमी पहुंचती है, मुझे मालूम है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स मुझे कहते हैं कि मेरे पास एक आध जीरो कान में कम पहुंचती है। मुंशी जी जानते हो क्या किया? बोला भाई 1 जीरो कम आई होगी, भेजी सर ने ज्यादा होगी जीरो, लेकिन मेरे पास जीरो कम आई। जानते हो क्या कर दिया उन्होंने? बेटा 1 जीरो अपने आप ही बढ़ा दी। मैंने कहा मुंशी जी क्या कर डाला ये? सर आपने ही तो कहा था। नाउ दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग एरर्स, इन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग करते वक्त बड़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। अब चाहे वो जनरल एंट्री करते हुए हो गई हो, मैंने एग्जांपल बताया आपको, मैं आगे चल के बात करूंगा, लेजर पोस्टिंग करते वक्त गलती हो गई या बैलेंसिंग करते वक्त गलती हो गई। गलती भिन्न भिन्न स्टेज पर हो सकती हैं। अब बात आई कि इन गलतियों को, अरे हो गई तो हो गई, छोड़ो ना, क्या इग्नोर कर सकते हैं? कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भाई देखो ना, अगर मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, खर्चा आना चाहिए 500 का, किताबों में 5000, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हो जाएंगे सारे। परचेज आनी चाहिए 10,000, दिखा रखी है 1,000 की, फिर से सारे प्रॉफिट बिगड़ जाएंगे। एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते, एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा मुंशी जी आपने तो घोर पाप कर डाला, ये किताबों को हम एज इट इज तो ना छोड़ पाएंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। जानते हो मुंशी जी ने क्या किया बेटा? मुंशी जी बाजार से एक फटाफट से पेन लेकर आए, बेटा 1 जीरो यहां जोड़ दी, 1 जीरो यहां जोड़ दी। बोला जी यहां पर 1 जीरो फालतू है, इरेजर से 1 जीरो ये हटा दी, 1 जीरो ये हटा दी। बोले लो सर सारी गलतियां हो गई ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गई, चैप्टर हो गया फिनिश। नाउ स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। कर लें क्या? कर लें क्या? नहीं कर सकते। अगर ये मुंशी जी ऐसा कर पाते, अगर मुंशी जी ऐसा कर पाते तब इस चैप्टर की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन रूल क्या है? रूल ये होता है, एंट्री वंस पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री वंस एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, कैन नॉट बी ओवररिटन, कैन नॉट बी चेंज्ड। नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये एंट्री क्या हो गई किताबों में? लॉक हो गई, इसको नहीं छेड़ सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करें? क्या करें?
अब ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, गलती को कटिंग ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते, तो करें क्या, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट कहता है अगर ऐसी कोई अकाउंटिंग एरर हो जाए तो इसको ठीक करने के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ एन एंट्री विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। ये एक ऐसी एंट्री होगी, ये एक ऐसी एंट्री होगी जो इस गलत एंट्री के इंपैक्ट को किताबों से हटा देगी और इसके इंपैक्ट को किताबों में ले आएगी। दो काम करेगी एक साथ ये एंट्री। क्या क्या काम करेगी? रॉन्ग एंट्री किताबों में पड़ी हुई है, उसके इफेक्ट को जीरो करेगी और सही इंपैक्ट जो होना चाहिए वो लेकर आएगी। जैसे मदद करो, मेरी मदद करो, बताना जरा बेटा, परचेजेज डेबिट होनी चाहिए थी कितने से? ये क्या है बेटा? ये है होना चाहिए था। ये क्या है? कर रखा है। ठीक है, परचेजेस कितने से डेबिट होनी चाहिए थी, कितने से डेबिट कर रखी हैं? अब बताओ क्या करूं कि एरर रेक्टिफाई हो जाए? 9000 से अंडर डेबिटेड है, यही तो गलती है। हाँ बोलो ना, यही तो गलती है कि परचेजेस आर अंडर डेबिटेड बाय 9000। क्या करें बेटा? अगर मैं परचेजेस को 9000 से और डेबिट कर दूं तो क्या यही इंपैक्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा? करना क्या है मुझे करना ये है, रॉन्ग एंट्री किताबों में है, रेक्टिफाइंग एक और डाल दो जिससे इन दोनों का इंपैक्ट मिलाकर क्या बन जाए? करेक्ट एंट्री जितना बन जाए। बेटा ठीक है, बोलो बेटा। बस यही तो कर रहा हूं मैं। आगे आइए, परचेज अकाउंट ठीक हो गया। वेजेस बताना, सॉरी एक्स। बोलो क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, कितने से कर रखा है, कितने से और करेंगे? 9000। सिमिलरली ये देखिए अगला, वेजेस यहां पर डेबिट होनी चाहिए थी 5000 से, कर रखी है कितने से? 500 से होनी चाहिए थी, 5000 से कर रखी है, यानी ओवर डेबिट हो रहा है अकाउंट मेरा। गलती ठीक कैसे होगी? वापस क्रेडिट कर डालूं, जल्दी बोलो। 5000 कितने से? 4500 रुपए से। सिमिलरली कैश क्रेडिट ज्यादा से कर रखा है, वापस डेबिट कर दीजिए। क्या इसमें कोई समस्या आ रही है किसी तरीके की? मजेदार बात यह है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना इज नॉट द प्रॉब्लम। चैप्टर का नाम जरूर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, लेकिन आधी बार तो मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ दिया करूंगा, अपने आप पास कर लेना। प्रॉब्लम कहां है इस चैप्टर में? प्रॉब्लम आएगी जब मैं बोलूंगा वेजेस पेड 500 रुपए, तो आपको वेजेस की एंट्री नहीं आती होगी। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहां कहां आएगी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आपको कई बार तो ये सही एंट्री ही पास करनी नहीं आती होगी। एक गलती तो यहां करोगे आप। मैं कहूंगा आपसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, क्या एंट्री होनी चाहिए? आप समझ रहे हो? वेजेस टू कैश होगी एंट्री? नहीं होगी, मशीनरी टू कैश होगी। रूल ये कहता है जितने खर्चे होंगे एसेट को परचेज करते टाइम, एसेट के ऊपर वो सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में जोड़कर दिखाते हैं। AS10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ये बात बोलता है।
अब मुझे रूल पता ही नहीं, तो हुआ क्या, कई बार तो मैं ये गलती कर दूंगा, यहां पर मुझे सही एंट्री करनी ही नहीं आती होगी, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं मैं आपको। फिर दूसरी बात क्या होगी, कई बार ये एंट्री कर लोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुंशी जी ने गलती क्या की है। एक बार आप ये दो चीज क्रैक कर लो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मुंशी जी ने क्या गलती की, तो क्या इसमें अब कोई प्रॉब्लम बची है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी दिक्कत आएगी यहां पर आपको, ठीक, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, ये तो आप कर ही लोगे बशर्ते आपको ये पता हो सही क्या होना था, मुंशी जी ने गलती क्या कर दी। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा हाँ, ठीक है। तो हमारी सारा का सारा डिस्कशन अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी और रॉन्ग क्या कर रखी है, इसके ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक। फिर मैं बाद में लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एरर, कि जितनी एरर्स हैं ये क्लासिफिकेशन वगैरह वो लास्ट में, बिल्कुल। फिलहाल हम जनरल बातें ही करेंगे कुछ देर अभी और, ठीक। सुनिए, ये समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है? चलो अब मैं थोड़े रूल्स की बात करता जाऊंगा यहां पर। अच्छा एक बात और समझिए, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ऐसे ही करूंगा सॉल्व, ठीक। आप क्या करोगे, आप शुरू में प्रैक्टिस कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं टेस्ट दूंगा या प्रेजेंटेशन की बात होगी तो ये क्या है मेरा करेक्ट एंट्री, एक बार बता रहा हूं शुरू में ही, रॉन्ग एंट्री, दिस इज अ पार्ट ऑफ रफ वर्क वर्किंग नोट। क्लियर है बात? एक पेज पर तो ये बना लो, अगले पेज पर क्या करेंगे आप, रेक्टिफाइंग एंट्री, और वो भी इसमें मुझे फॉर्मेट चाहिए ही चाहिए। हर वो क्वेश्चन एग्जाम में जिसमें रिक्वायरमेंट हो एंट्रीज की, तो वहां पर मुझे फॉर्मेट भी चाहिए होगा, नरेशन भी चाहिए होंगी, क्योंकि ये रफ वर्क है। यहां पर नो फॉर्मेट रिक्वायर्ड, नो नरेशंस आर रिक्वायर्ड। बेटा याद रहेगी बात ये, ठीक, क्लियर है बात? मैं जरूर से एक पेज में कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखें ये दोनों रफ वर्क में जाएगा, ये मेन पार्ट ऑफ आंसर है। ओवर द पीरियड प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाएगा, कुछ पॉइंट आएंगे, अरे सर छोड़ो ना, जरूरत ही नहीं है, मुझे सीधा पता है रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, इसकी कर लेना। ओवर द पीरियड ऐसी पोजीशन आएगी कि आप सीधा यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री कर पाएंगे, ठीक। लेकिन अदरवाइज ये वर्किंग नोट बनेगा, प्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा। सुनो पहला, गुड्स वर्थ ₹1000। अब आप ध्यान से सुनना, लिखा हुआ यही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक। गुड्स वर्थ ₹1000 रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ी देर बैठकर समझते जाइए। जी, गुड्स वर्थ ₹1000 रिटर्न्ड बाय कस्टमर। एक ग्राहक ने 1000 रुपए का माल वापस कर दिया, ग्राहक का नाम था राम। एंट्री बताओ, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? गलती बाद में बताऊंगा। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बोलो, बोलकर बात बनेगी। अगर आपको पता है, जब मुझे पता है मैं बोल नहीं रहा, ट्राई टू बी एक्टिव इन क्लास। सेल्स रिटर्न टू राम, यही एंट्री होनी चाहिए थी। सुनो फिर से, गुड्स वर्थ ₹1000 रिटर्न बाय कस्टमर राम,
टेकन इनटू स्टॉक बट नॉट एंटर्ड एनीवेयर। गलती बताओ, गलती क्या हुई? गलती क्या हुई, जल्दी बोलो ना। मुंशी जी से गलती ये हुई, माल लेकर रख लिया, एंट्री करना ही भूल गए। हो सकता है ना, सुबह देकर गया था, कस्टमर माल वापस कर गया था, मुंशी ने कहा थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में एंट्री कर लूंगा, भूल गए। भूल गए। बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? इससे सिंपल केस तो हो ही नहीं सकता। गलती क्या हुई, गलती बताओ। एंट्री नहीं हुई। गलती ठीक कैसे होगी? एंट्री कर दो, गलती ठीक हो जाएगी, खत्म बात। और वैसे भी आओ दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं एक बार। वैसे मैंने बताया आपको, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना चैलेंज नहीं रहेगा। सेल्स रिटर्न बोलो, होना चाहिए था, कर बताओ जरा क्या होना चाहिए था? 1000 से डेबिट होना चाहिए था। कितने से कर रखा है? 0 से डेबिट कर रखा है। गलती ठीक कैसे होगी? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो 1000 से, सिमिलरली राम को क्रेडिट कर दो सेम पैटर्न पर 1000 से। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, कैसे भी पढ़ लो, बात वही है। बेटा बढ़ूं आगे? बोलो। और सुनिए, वेजेस पेड टू एक्स ₹1000, वेजेस पेड टू या सैलरी पेड टू अ क्लर्क, सैलरी पेड टू अ क्लर्क 500, मैंने क्लर्क को सैलरी पे की 500, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, ये लिखा होगा। अब अपने आप देखो सही क्या होना था, गलत क्या कर रखा है। बेटा सैलरी पेड टू क्लर्क क्या एंट्री होनी चाहिए? सैलरी टू कैश एंट्री होनी चाहिए सर। सैलरी टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, मान लिया। कर क्या रखा है? मुंशी जी से कहा, मुंशी जी क्लर्क को पैसा दिया है सैलरी के नाम का। अच्छा, समझ गया। मुंशी जी को पैसा, मुंशी जी कह रहे हैं पैसा दिया क्लर्क को, तो क्लर्क को पैसा दिया, डेबिट द रिसीवर, तो क्लर्क को डेबिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया, और मुंशी जी ने एंट्री कर दी क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा फिर सुनो एक बार, फिर सुनो एक बार, पॉइंट क्या लिखा मिलेगा आपको? सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, क्लर्क को डेबिट कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक तो किया मुंशी जी ने। वैसे मुंशी कहते ठीक तो किया है मैंने सर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है डेबिट द रिसीवर, तो क्लर्क रिसीवर है, क्लर्क को डेबिट कर दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश पेमेंट किया है, कैश को क्रेडिट कर दिया। सब बिल्कुल ठीक तो किया है सर, काहे कोई आफत मचा रहे हो? गलती बताओ, गलती क्या है? फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही हैं। क्लर्क को पेमेंट किया, क्लर्क टू कैश, ठीक तो है। हाँ, देखो जब किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट होता है, रूल ये होता है व्हेन यू आर पेइंग अगेंस्ट एन एक्सपेंस, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। क्लियर है बात? पर्सनल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां वो रूल लगेगा। बेटा बोलो, क्लियर है बात? सबको पता है एंट्री वैसे, लेकिन मैंने फिर भी आपको टटोलने का प्रयास किया कि गलत क्यों है। गलत इसलिए कि एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड। मुझे एक बात, अच्छा कैश के बारे में कुछ नहीं बोला उसने?
नहीं, किसने कहा? मैंने तो नहीं बोला अभी। सुनो फिर से मैंने क्या बोला था। सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या कैश के बारे में कुछ कहा मैंने? फिर अगर कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब वो अकाउंट अनइफेक्टेड है, वो अकाउंट बिल्कुल ठीक है। गलती ही तो बताऊंगा मैं आपको, जो काम सही कर रखा होगा वो नहीं बताऊंगा। यानी क्या बताया मैंने आपको कि अगर मैं आज के बाद किसी खाते के बारे में कुछ ना बोलूं तो क्या मान लोगे कि वहां कोई गलती नहीं हुई है, वहां बिल्कुल ठीक है? बोलो बेटा, ये तो ठीक हो गया। अब ये तो ठीक है कि नहीं है? जल्दी बोलो। बाकी ठीक कर लो, कोई दिक्कत है क्या? करके बताओ कैसे करोगे रेक्टिफाइंग एंट्री। सैलरी को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो, ये भी ठीक हो गया। क्लर्क को डेबिट कर रखा है। बेटा आई होप समझ में आ रही है बात। बोलो बेटा। रिपेयर्स ऑफ ₹5,000 on second hand machinery purchased. Repairs of ₹5,000 made on second hand machine purchased. क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स टू कैश या मशीन टू कैश? समझ में आती है बात? अभी बताया तो मैंने, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होगा वो एसेट की कॉस्ट में जोड़कर दिखाएंगे। बोलो बेटा हाँ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब मुंशी जी को कहाँ ही इतना पता है, बुजुर्ग आदमी हो गए हैं। मैंने कहा मुंशी जी मरम्मत कराई है, मशीन खरीद कर लाए थे। बोला अच्छा मरम्मत, अच्छा मतलब रिपेयर्स कराई है। मैंने कहा लो रिपेयर्स टू कैश कर दी एंट्री। बेटा बोलो क्या होना था? मशीनरी टू कैश। और जानते हो मजेदार बात क्या है? मैं आपको इसमें बिल्कुल भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना नहीं सिखा रहा। इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने में कहां चैलेंज है? मैं तो आपको यह बता रहा हूं बस, आप यही कंफ्यूज हो जाओगे। रिपेयर्स पे किया हमने, बताओ क्या करेंगे? हाँ जी, इसमें कहां ही दिक्कत है? मशीनरी टू। अब ओवर द पीरियड पता है क्या होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ना हम ये दिमाग में कर लिया करेंगे और ये सीधी एंट्री फेयर में जाकर पास कर देंगे। कई बार डाउट होगा तो हम लिख के भी काम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में ही हम ये वर्किंग नोट बनाएं। बोलो बेटा। लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे कमांड बन जाएगी। ट्यूशन फीस ऑफ 1,000 पेड फॉर द प्रोप्राइटर्स सन। 1,000 की ट्यूशन, बेटा बात ना करो, 1,000 की ट्यूशन फीस पे की प्रोप्राइटर के बेटे की। फीस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। फीस पे की है, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ 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 बेटा होगा क्या ये? अरे प्रोप्राइटर के घर का खर्चा है, बेटे की फीस हो, वाइफ की फीस हो, घर का राशन हो, कुछ भी हो, मेरे लिए क्या है? ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स डेबिट टू हाउ मच? 1,000 है, चलो मान लें।
हमने डेबिट कर दिया फीस में, डेबिटेड टू फीस अकाउंट। क्या रेक्टिफाइंग एंट्री कर पाएंगे? ड्राइंग्स टू, इसमें कहाँ ही कोई दिक्कत है, इसमें कहाँ ही कोई दिक्कत वाली बात है। अमाउंट कम ज्यादा हो वो मैंने आपको बता ही दिया। और सुनिए, ठीक है, चलिए पढ़िए। फर्नीचर ऑफ रुपीज 200 परचेज्ड, फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 200, फर्नीचर टू रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज। मुंशी जी ने कहा, खरीद कर लाए हो? मैंने कहा मुंशी जी फर्नीचर खरीद कर लाए हैं, एंट्री कर दो। बोला अच्छा खरीदारी की है आपने? मैंने कहा हाँ। बोला खरीद के लाए हो ना? मैंने कहा हाँ। बोला ठीक है मैं एंट्री कर देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, गलती क्या है? ठीक तो है? आओ लिख देता हूं पहले, फिर बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी और। देखिए पता सबको ही है मोर और लेस, बस मैं उसको और डिटेलिंग करके समझा रहा हूं आपको। फर्नीचर टू कैश कर क्या दिया? अच्छा जरा बताना मुझे एक बार गलती क्यों है? मुझे तो परचेज टू कैश भी ठीक ही लग रहा है। बेटा अगर कोई एसेट परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट याद आ रहा है, बताया था इन्वेंट्री में, तो दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो फिर परचेज कब यूज करते हैं? अगर इन्वेंट्री की परचेज हो, इन्वेंट्री का इनफ्लो हो, तब हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं। बोलो बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री तो आप कर ही लोगे। क्या होगा? फर्नीचर टू लो जी, ठीक है बेटा ये भी। चलो रिपेयर्स टू बिल्डिंग 150 रुपए, चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 150 रुपए, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? कोई बात है मतलब, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। यहां जब 5000 की मरम्मत कराई थी मशीन के ऊपर, तो आपने मशीन डेबिट कराया था। इस बार रिपेयर हो रही है बिल्डिंग पर, तो आप रिपेयर्स डेबिट करने को कह रहे हो। अच्छा बताओ, मैंने मरम्मत कराई 150 रुपए की बिल्डिंग पर और एंट्री कर दी बिल्डिंग टू कैश, और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ठीक है। बताओ कब होगा ऐसा? अगर बिल्डिंग अभी अभी खरीदी होगी, हाथ के हाथ मरम्मत कराई होगी, तो बिल्डिंग टू कैश ही होगा। बोलो बेटा हाँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, रिपेयर्स के नाम से क्या एंट्री होगी ये तय नहीं होगा, रिपेयर्स की टाइमिंग से तय होगा कि एंट्री क्या होगी। बढ़ूं आगे? अगले पर आते हैं। यही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
परचेजेस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम entered in purchase book as ₹500। पढ़ लो पॉइंट। क्या बोल रहा है बेटा ये? 5,000 की परचेज की राम से और उसको परचेज बुक में कितना दिखा दिया हमने? 500। आओ थोड़ा मदद करो। और क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज टू राम 5,000 से एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? परचेज टू राम कितने से? 500 रुपए से। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे? परचेज टू राम 4,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? देखो, जब हम परचेज बुक की बात कर रहे हैं, जब हम परचेज बुक की बात कर रहे हैं, उनका एक सवाल है। बोल रहे हैं सर गलती तो सिर्फ परचेज में हुई है, राम के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आपने दोनों में गलती क्यों मान ली? अभी मैं बोल रहा हूं, फिलहाल सुन लो मेरी बात। अगर वो बोल रहा है गलती बुक्स में हुई है, तो इसका मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी 1 घंटे की है, अगली क्लास में दूंगा। पूरा 1 घंटा लगेगा मुझे इस एक वर्ड को ही समझाने में। ठीक, फिलहाल क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बोला बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। बेटा बोलो। दूसरा पॉइंट सुनिए, सेल्स ऑफ ₹2,000 2x entered in sales account as ₹20,000। जी बेटा, एंट्री बताओ पहले, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? X2 कितने से? 2,000 से। रॉन्ग एंट्री क्या कर डाली आपने? X2 सेल कितने से? 20,000 सेल्स में और 2,000 X में। अभी मत पूछना मुझसे बहुत ज्यादा कुछ, मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है आपको कि अगर वर्ड लिखा है अकाउंट, तो उसका मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर उसी अकाउंट में गलती हुई है। अदर एस्पेक्ट्स हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। लेकिन अगर बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। ऑल्दो ये सेंटेंस मेरा पिट जाएगा, आगे जाकर पिट जाएगा, तब तक लेकिन सिखा चुका हूंगा मैं आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आगे जाके बुक का मतलब भी एक जगह हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं उतना नहीं कह रहा, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, बुक का मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स रॉन्गली रिकॉर्डेड, अकाउंट का मतलब सिर्फ वो पर्टिकुलर अकाउंट में गलती हुई है। बेटा ठीक करवाओ। सेल्स अकाउंट, एक्स अकाउंट तो ठीक है ऑलरेडी, हाँ बोलो। सेल्स हमने ओवर क्रेडिट किया हुआ है, क्या करें? सेल्स डेबिट कर दें 18,000 से। बेटा गलती ठीक हो गई कि नहीं हुई? हाँ हो गई, सारी गलती बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अगर आप रेक्टिफाइंग एंट्री देखो तो ये हवा में लटकी हुई है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसको कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करेंगे?
पूरी एक क्लास इसके ऊपर भी लगेगी। अभी फिलहाल सिर्फ समझने के लिए टू सस्पेंस लिख दिया मैंने। ये सस्पेंस आया कहां से, क्या चीज है, क्यों आया, कैसे खत्म होगा, कैसे क्रिएट होगा, सबकी चर्चा बाद में। सस्पेंस ही क्यों यूज किया बताना है मुझे। फिलहाल ये बताइए, मेरे को बस एक बात बतानी थी, बुक और अकाउंट का कंपैरिजन। उतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लो, एक काम आएगा। करो नोट, ये एग्जाम्पल नोट कर लो, ये बार बार काम आएगा। ये बार बार काम आएगा, इसलिए नोट करिए इसको। जब भी डाउट होगी कि एग्जाम्पल को देख लिया करेंगे, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। करिए बेटा, कर लिया नोट सबने? चलिए एक क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और चर्चा अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 अभी करेंगे क्लास में, इसको डिस्कस करता जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझसे आगे रहें, ठीक? और मैं 2 मिनट बाद शुरू करूंगा। आप पढ़िए अपने आप पॉइंट्स, क्या होना चाहिए था, क्या कर रखा है और क्या अब करना पड़ेगा रेक्टिफाइंग एंट्री, वो करके बताइए। करिए स्टार्ट फटाफट से। फिलहाल 3 कॉलम बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। 2 मिनट बाद मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। जो पॉइंट समझ ना आए आपको, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, इससे एटलीस्ट सारे पॉइंट्स एक बार ट्राई कर पाएं। इससे फिर जब मैं कराऊंगा तो यू विल फील बेटर। कुछ समझ में आएगा गलती कहां कर रहे हैं आप पढ़ने में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर रखी है और अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? लो जी, जी बेटा पहला पॉइंट देखिए, 500 पेड फॉर परचेज ऑफ रेडियो सेट फॉर द प्रोप्राइटर। बेटा एंट्री होनी चाहिए रेडियो सेट। क्या एंट्री करिएगा? क्या होना चाहिए था बेटा?
ड्रॉइंग्स टू कैश 500 रुपए से, लेकिन कर क्या दिया, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट में। अच्छा, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ठीक किया होगा बेटा, बोलो। चलो, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना इज नॉट अ चैलेंज। ड्रॉइंग्स टू जनरल एक्सपेंसेस, बेटा कितने से होगा, 500 रुपए। करते जाओ आप आगे, मैं तो आराम आराम से आ रहा हूं पीछे। क्रेडिट परचेज ऑफ 205 फ्रॉम मेसर्स मनमोहन चंद्र एंड सन्स, परचेज की थी मेसर्स मनमोहन चंद्र से, बेटा कितने की, 205। 205 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। क्या गलती हुई है, बोलो बेटा, क्या गलती हुई है, एंट्री ही पास नहीं हुई। अच्छा, लिखा होता इन द परचेज अकाउंट, तो क्या मतलब होता है इसका, कि मैसेज मनमोहन चंद्र को क्रेडिट तो कर दिया लेकिन परचेज को डेबिट नहीं किया। बेटा बोलो, अगर परचेज बुक की जगह अकाउंट लिखा होता तो समझ में आती है ना बात आपको। इसका लॉजिक नहीं बताया अभी मैंने आपको, बुक और अकाउंट वर्ड का लॉजिक नहीं बताया, वो कल बताऊंगा। बताएं अब रेक्टिफाइंग एंट्री। परचेज डेबिट 205 टू मैसर्स मनमोहन चंद्र एंड सन्स 205। लो जी, करिए। और अमाउंट ऑफ 250 पेड बाय कन्वल खन्ना, बेटा कन्वल खन्ना ने 250 पे किए। बताओ बेटा क्या एंट्री होनी थी, कैश टू केवल खन्ना, कितने से, 250, लेकिन क्रेडिट किसके अकाउंट में कर दिया, नाम गलत पकड़ लिया, कन्वल खन्ना। बेटा डेबिट के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक किया होगा। रेक्टिफाइंग एंट्री देखें कौन बच्चा बताएगा। कन्वल डेबिट टू केवल 250 रुपए से। कर लो बेटा नोट फटाफट से इसको भी। अगला पॉइंट बढ़िया है। ई बेकार है, एफ बेकार है, जी बेकार है, एच और बेकार है, आई ठीक ठाक है। करो कोशिश, लेकिन अपने आप करिए कोशिश अपने आप।
जी, गुड्स आर सोल्ड टू मेसर्स मोहिंदर एंड भूषण। बेटा एंट्री बताना जरा। मेसर्स मोहिंदर एंड भूषण टू कितने से? हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। क्या गलती क्या हुई है बताइए? करी तो सेल थी, लेकिन मैंने इसे परचेज मानते हुए रिकॉर्ड कर लिया, और क्योंकि बुक बोल रहा है इसका मतलब क्या कि दोनों एस्पेक्ट ही गलत रिकॉर्ड किए हैं। क्या एंट्री कर ली मैंने? परचेज डेबिट 350 टू मेसर्स मोहिंदर एंड भूषण 350। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बताओ, करवाओ फिर भी, करवाओ बेटा। क्या हो गया? मिल गया। चलिए, क्या कर दिया था मैं एंट्री, बताइए फटाफट जरा। परचेज टू मोहिंदर एंड भूषण। बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री जरा करवाना इस बार, चेक करो। बेटा मोहिंदर एंड भूषण को क्रेडिट करना था डेबिट करना था 350 से, आपने क्या कर दिया? उल्टा क्रेडिट कर दिया। बताओ अब क्या करें गलती ठीक करने के लिए? मोहिंदर एंड भूषण को 700 से डेबिट कर दें। इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में? भाई 350 से डेबिट करना था, डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया, तो अब कुल मिलाकर वो करना होगा 700 से डेबिट, तब जाकर बात बनेगी। एंड सिमिलरली फॉर सेल्स अकाउंट। कितने से आएगा? और बाकी 350 से क्रेडिट करना था, नहीं किया, अब कर दिया। परचेज को गलत डेबिट कर रखा है, रिवर्स कर दिया 350 से। बस यही पॉइंट इसमें खास था, बाकी तो अब आसान है सारे। करवाओ। अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा हो जाएगा सीधा। बताओ क्या क्या एंट्री आऊंगी? सेल्स टू मशीनरी। क्या मैंने ठीक लिख दिया है? बेटा अब तो सीधा कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। ये दिमाग में एंट्री कर पा रहे हो? क्या हुई होगी यहां पर? बताओ क्या हुई होगी यहां पर? कैश टू मशीनरी कर क्या दिया आपने? कैश टू सेल। अब क्या करोगे? सेल टू मशीनरी। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से। रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्या करवाओगे? रेंट डेबिट होना था, कर दिया लैंडलॉर्ड डेबिट 160 रुपए से। इसकी रॉन्ग और करेक्ट एंट्री पता है ना बेटा? चलो आगे। 245 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ रूम, चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। क्या करेंगे अब? रिपेयर्स डेबिट करना था, बिल्डिंग डेबिट कर दिया था, अब रेक्टिफाई कर दीजिए 245 से। आगे आइए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री पास्ड। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर 100 रुपीज। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत यहां तक होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट पढ़िए। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम गिल ब्रदर्स 525। एंट्री बताओ क्या होनी थी? एंट्री होनी चाहिए थी
परचेज टू गिल ब्रदर्स 525 से, ये एंट्री होनी चाहिए थी, क्या कर दिया, डेबिटेड टू, रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। बेटा क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, गिल ब्रदर्स को ठीक क्रेडिट किया होगा, कुछ नहीं बोल रहा इसके बारे में, गलती सिर्फ डेबिट में हुई है, होना था परचेज, हो गया फर्नीचर। एंट्री बताओ क्या होगी अब, किसी भी पॉइंट में कोई डिस्कशन दोबारा करना चाह रहे हो तो बताइए। अब बताओ जी, ई पॉइंट क्या हुआ इसमें, 1300 की ओल्ड मशीनरी बेची, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश टू मशीनरी 1300 रुपए से, लेकिन कर क्या दिया, पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। हमने इसको ऑर्डिनरी गुड्स की सेल मान ली, क्या आप रेक्टिफाइंग एंट्री ना कर पाओगे, सेल टू मशीन। और बताओ कोई पॉइंट पूछना हो दोबारा, कोई भी और पॉइंट विच यू नीड टू डिस्कस, कि सर ये एक पॉइंट बता दीजिए दोबारा से एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए होमवर्क में, 1, और क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए होमवर्क में। कुछ पॉइंट में 4th क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करिए इसको, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 और 4 दो क्वेश्चंस आपके ये होमवर्क में हैं, ठीक है बेटा, बेटा ठीक है, चलिए चर्चा समाप्त आज की, धन्यवाद, बाय बाय।